नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 26 मार्च 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज की, फिर उसके बाद में बची हुई जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सब कवर कर लेंगे। एक्सप्लेन पेज पे 3 आर्टिकल्स हैं, तीनों को डिटेल में देखेंगे। पहला तो CBI इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है। दूसरा आर्टिकल है कि दिल्ली जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसमें अभी कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो रिफॉर्म्स क्या है, क्या उसके रेपरकशंस होंगे, वो समझेंगे। और तीसरा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक नया डिजिटल मार्केटिंग एक्ट करके नया एक्ट लाया जा रहा है, डिजिटल मार्केट्स एक्ट। ओके, तो उसमें क्या टारगेट्स हैं, किन कंपनियों पे इसका असर पड़ेगा, वो सारा डिटेल हम यहाँ पे समझेंगे। तो 3 आर्टिकल्स है, पहले इनको डिटेल में देखेंगे, बाकी फिर बाद में एक एक करके देखते हैं। पहला जो आर्टिकल है दैट इज हाउ द CBI इन्वेस्टिगेट्स, कि CBI जब भी कोई केस हाथ में लेती है तो इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसेस होता है। अभी मुद्दा क्या है उस पर नज़र डालें तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, जो अभी रिसेंटली बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के बोगडोई गांव में जो वायलेंस आउटब्रेक हुई है जिसमें 8 जनों की डेथ हो गई, उस मुद्दे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि इसका इन्वेस्टिगेशन CBI के द्वारा किया जाएगा। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि जिस इंडिविजुअल की डेथ हुई थी ना शुरू में, वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पंचायत लीडर था। उसकी पहले डेथ होती है, फिर उसके बाद में लड़ाई होती है 2 ग्रुप्स के बीच में और टोटली 8 जनों की डेथ होती है एक दूसरे के घरों को और इनको आग लगाने के चलते। ऐसे में ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये कलकत्ता हाईकोर्ट का सुओ मोटू है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि खुद ने स्वतः संज्ञान लिया है कलकत्ता हाईकोर्ट ने, ठीक है। और CBI को भी अपनी तरफ से ये कहा है कि आप 7 अप्रैल को इससे संबंधित प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करके और डेटा हमें सौंपोगे कि वाकई में कौन कल्प्रिट है और कौन विक्टिम है, पूरी डिटेल। तो सवाल ये आ जाता है कि CBI के पास में केस पहुंचते हैं तो कैसे। देखो, 2 तरीके के कंसेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो जनरल कंसेंट होती है, एक स्पेसिफिक कंसेंट होती है। जनरल कंसेंट के बारे में हमने प्रीवियसली बहुत डिस्कशन किए हैं, जिसका मतलब ये होता है कि CBI के इस मतलब कहीं पर भी इन्वेस्टिगेशन से पहले अगर CBI को जनरल कंसेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा दी हुई है तो CBI बिना स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल के भी उस पर्टिकुलर स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसका मतलब पहले से ही स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सबमिशन दे रखा होता है जनरल कंसेंट का कि भाई CBI को कल को ना कोई केस इन्वेस्टिगेट करना हो तो हमसे बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप आओ इन्वेस्टिगेट करो, आपका काम है। दूसरा होता है स्पेसिफिक कंसेंट। इसमें क्या होता है कि मान लो अभी अगर देखें तो लगभग 9 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी जनरल कंसेंट नहीं दे रखी। तो वहां पर क्या होता है कि CBI को अगर किसी केस को इन्वेस्टिगेट करना होता है ना, तो उससे पहले उस स्टेट की गवर्नमेंट से CBI को अप्रूवल लेना पड़ेगा कि जी हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, आप अगर हाँ कहो तो हम इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करें। तो ऐसे में केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होता है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी केस के लिए हाँ कह दे कि इन्वेस्टिगेशन इज अलाउड और कहीं पे मना भी किया जा सकता है। तो ये हो गया स्पेसिफिक कंसेंट। तो ऐसे में एक तो पॉइंट हो जाता है कंसेंट का। इसके अलावा CBI कभी भी अपने हिसाब से सुओ मोटू कॉग्निजेंस नहीं ले सकती किसी भी केस को लेकर के। कारण क्या है, CBI का जो प्रोसेस है, CBI हमारे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की प्राइम एजेंसी है, नो डाउट, पर जिस तरीके से NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करती है ना, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। वहां पर सीधा NIA अपने हिसाब से अपने केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। बट CBI के लिए आपको बता दिया मैंने, या तो जनरल कंसेंट चाहिए होगी या फिर स्पेशल कंसेंट चाहिए होगी। जनरल कंसेंट है तो कोई टेंशन ही नहीं है, पूछने की नौबत ही नहीं है। और अगर जनरल कंसेंट नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करवा करके और फिर अप्रूवल लेना होगा स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। अब देखो, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, उनके जो भी नुमाइंदे उस पर्टिकुलर स्टेट में अगर डिप्लॉयड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंटेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में अगर कोई करप्शन का चार्ज लगा हुआ है ना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के खिलाफ, तो भी अभी वहाँ पर स्पेशल कंसेंट लेनी पड़ती है, स्पेसिफिक कंसेंट लेनी पड़ती है। कारण कि जनरल कंसेंट विड्रॉ कर रखी है बंगाल की सरकार ने। ओके, दूसरी केस अभी जो इंसिडेंट है इसमें क्या है कि CBI इन्वेस्टिगेशन के लिए अब सरकार को सरकार से अप्रूवल, वहां की वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने बोल दिया ना,
अब हाई कोर्ट से ऊपर थोड़े ना जाएगा जब इन्वेस्टिगेशन या किसी भी केस का अगर सोल्यूशन निकालना है तो गवर्नमेंट, तो इस केस में अभी सीबीआई सीधा इन्वेस्टिगेट करेगी, 7 तारीख तक उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब बात ऐसी है कि सीबीआई कब तो केस लेती है और किन केसेस को डिक्लाइन कर सकती है। देखो, सीबीआई जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है ना, तो उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की ही ये एक एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट करती है। तो ये माना जाता है कि अगर 100 केसेस अगर सीबीआई के पास में आते हैं ना, तो उनमें से आप मानो कि कई केसेस के लिए तो सीबीआई मना कर देती है, डिक्लाइन कर देती है। क्योंकि देखो क्या होता है कि सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको क्या बोलेगी, उनका ओपिनियन लेगी कि आपको क्या लगता है केस को हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो फिर वो ओपिनियन देंगे कि देखो, एक तो केस की ग्रेविटी हमें इतनी ज़्यादा लगती है या नहीं। अगर नहीं लगती कि यार इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस नहीं है, तो भी मना कर सकते हैं। दूसरा मेन मना करने का कारण होता है कि भाई केस की जितनी हमें लग रही है ना स्ट्रेंथ, उसके हिसाब से जितने पर्सनल्स को डिप्लॉय करने की ज़रूरत है उतने पर्सनल्स हमारे पास में है नहीं। इसका मतलब सीबीआई में जो वैकेंसीज है ना, वो भी एक हर्डल का कारण बनती है। ऐसे में आप देखो कि 2015 में जब व्यापम स्कैम, मतलब मध्य प्रदेश में जो रिक्रूटमेंट से संबंधित एक स्कैम चल रहा था, तो उससे संबंधित जब इन्वेस्टिगेशन की बात आई तो सीबीआई ने डिक्लाइन कर दिया था कि भाई एक तो चीज़ कि वहाँ पर हमें एनफ स्टाफ की एलोकेशन नहीं है, दूसरी वहाँ पर एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो बोला इससे बढ़िया हमारे पास में दूसरे सेंसिटिव केसेस अवेलेबल हैं, उनको हम ज़्यादा देख लें तो ठीक रहेगा। तो ऐसे में हर 10 में से 9 ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं तब जो सीबीआई ऑफिसर्स है ना, वो अपने हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की हाँ में हाँ या फिर उस पर कर लेते हैं। या फिर ये कह सकते हो आप कि अगर 10 केसेस अगर आ रहे हैं, मतलब 10 केस अगर आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो उनमें से 9 केसेस में तो सीबीआई का ओपिनियन लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कि हाँ भाई आप इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो या नहीं। और बचा हुआ जो एक है, इसका मतलब 10% केस हो गए, तो बचे हुए 10% केसेस में सीबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा ऑर्डर देती है कि जाओ और इन्वेस्टिगेशन करके आओ, ठीक है। तो ऐसे में सीबीआई का ओपिनियन लिया तो सीबीआई मना भी कर सकती है, ठीक है, पर प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनके पास में, और ऑर्डर दे दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो फिर सीबीआई को जाना ही होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। वर्कलोड की अगर बात करें तो अच्छी खासी वर्कलोड है। 2019 में लगभग 608 एफआईआर्स लॉन्च हुई थी, 2020 में 589, 2020 में लगभग 86 केसेस थे, वो तो ब्राइब से रिलेटेड थे, जिनमें पब्लिक सर्वेंट जो है इन्होंने रिश्वत ली और उसके चक्कर में वो पकड़े गए। इसके अलावा 30 केसेस ऐसे थे, ये केसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देखो, क्योंकि कितने केसेस याद रखोगे, कितने केस चल रहे हैं, कब क्या हुआ। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक तो स्टाफ रिप्रेजेंटेशन कम है सीबीआई में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग 1300 वैकेंसीज अभी चल रही है सीबीआई में, ठीक है ना। तो वैकेंट मतलब सैंक्शन स्ट्रेंथ तो है 7273, जबकि अभी डिप्लॉयड ऑफिशियल्स कितने सीबीआई में 5899, तो लगभग आप देख सकते हो 1300 के लगभग वैकेंसीज यहाँ पे लमसम बताई जा रही है। इसके आगे प्रोग्रेस की बात करें तो जो कन्विक्शन रेट है ना, मतलब केस को पूरा एकदम ख़त्म करना, उसमें आप देख सकते हो कि 2019 में तो कन्विक्शन रेट रही 69.19%, और 2020 में जितने भी केसेस आए उनमें कन्विक्शन रेट कितनी आई कि हाँ फाइनल जजमेंट तक पहुंची हो सीबीआई, ठीक है, वो 69.83%। तो ये चीज़ बताई जा रही है। केसेस के लवादे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं, फंसे पड़े हैं अभी भी। यहाँ पर आप बता सकते हो कि लगभग 5193 केसेस, ठीक है, वो आप कह सकते हो पिछले 3 साल से भी ज़्यादा सालों से पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है, जिनमें 2000 केस तो करप्शन से रिलेटेड है, और वो भी 10 साल से पुराने केसेस हैं। इसका मतलब केसेस की कोई कमी नहीं है, सीबीआई में अभी भी होल्ड पे चल रहे हैं, पेंडिंग चल रहे हैं केसेस। अभी तक जनरल कंसेंट को विड्रॉ करने वाले 9 स्टेट्स हैं जिनके नाम यहाँ पर है, और ज़्यादातर ये जो स्टेट्स हैं ये ऑपोजिशन पार्टी, दैट मीन्स एनडीए गवर्नमेंट के अलावा एनडीए पार्टीज़ हैं उनको छोड़ करके दूसरे पार्टीज़ के द्वारा रूलिंग है। हाँ, ऐसी बात भी है कि कुछ एक स्टेट ऐसा भी है, मिजोरम है कि मेघालय, मुझे याद नहीं आ रहा, पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार चल रही है फिर भी अभी तक जनरल कंसेंट नहीं दे रखी, ठीक है। तो यही चीज़ है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, कैसे नहीं। और अभी जो केस है वो आपको पता है वेस्ट बंगाल का है, तो जनरल कंसेंट विड्रॉ कर रखी है वेस्ट बंगाल ने, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। पर पॉइंट क्या है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया सीबीआई को करना होगा, तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट बीच में नहीं आ सकती। तो ये है पूरा, आगे चलते हैं। बाकी सीबीआई के लिए कुछ बेसिक्स आप एक बार यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पढ़ोगे। नेक्स्ट है
कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस बिल के पीछे क्या मतलब टारगेट्स हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो हम देखते हैं। देखो, ये जो अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ना, ये बेसिकली 1957 का एक एक्ट है, द दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट। उसमें चेंजेस किए गए थे 2011 में। और वो चेंजेस क्या थे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ट्राइफर्केट कर दिया था 2011 में। और वो 3 पार्ट्स कौन से थे? नॉर्थ, साउथ और ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब क्या किया जा रहा है कि इन तीनों को फिर से मर्ज करके और एक ही डीएमसी क्रिएट करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो ट्राइफर्केशन है इसको ख़त्म करना, मतलब 2011 का जो अमेंडमेंट था ना, उसको नल करने के लिए ये अब अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अब देखो इस बिल में क्या अलग है वो देखें तो एग्जैक्टली क्या होगा कि देखा जाए तो सीट्स की अगर बात करें तो ये सीट, नंबर ऑफ सीट्स और ये तो वेरी करेंगे, पर एक चीज़ जो देखने वाली बात है वो ये कि 2011 से पहले एक ही एमसीडी हुआ करता था, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। फिर उसके बाद में 2011 के बाद में 3 हो गया, अब फिर से 1 कर दिया जाएगा। बाकी कुछ डिफरेंट प्रोविजंस भी हैं। उनमें पहला प्रोविज़न तो क्या है कि अभी जो नई एमसीडी क्रिएट हो रही है ना, मर्ज करके तीनों को, साउथ, ईस्ट एंड नॉर्थ तीनों को मर्ज करके, तो अब इसमें टोटल एमसीडी की सीटें कितनी होगी? केवल 250। जबकि ये जो ट्राइफर्केटेड जो थे ना तीनों के तीनों, इन तीनों में टोटल थे 272। इवन 2011 से पहले जब एक ही एमसीडी हुआ करता था तीनों मिला करके, उस टाइम पर भी 272 सीटें थी। इसका मतलब क्या हो गया कि लगभग 22 सीटें जो हैं वो कम की जा रही है। इसी को लेकर के तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल राइवलरी भी चल रही है अभी वहां पे बहुत ज़्यादा। एक तो ये पॉइंट अलग है। दूसरा ये कि अगर नंबर ऑफ सीट्स अगर रिड्यूस की जा रही है, कितनी, 272 से 250 अगर की जा रही हैं, इसका मतलब जो डिमार्केशन है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वो भी दोबारा करना पड़ेगा। इसका मतलब डिलिमिटेशन दोबारा से करनी पड़ेगी। तो ऐसे में वहां पर जो इलेक्शन है, देखा जाए तो अभी एमसीडी के इलेक्शन अप्रैल में होने वाले हैं, और वो अब इस तरीके से डिलिमिटेशन और ये अब इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो इस महीने में 3 से 6 महीने, इस पूरे काम में 3 से 6 महीने का टाइम लगेगा इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। तो ऐसे में जो इलेक्शन होने हैं, और वो इलेक्शन कंडक्ट कौन करवाता है? देखो, लोकल बॉडीज के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो ऐसे में ये इलेक्शंस अब डिले हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं दिल्ली में, ठीक है ना, एमसीडी के, तब तक एक स्पेशल ऑफिसर है ना, उसको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, और वो अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। तो ऐसे में इलेक्शंस को डिले करा दिया, और रही सही में जो अथॉरिटी आप अपॉइंट कर रहे हो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है। इसका मतलब कॉरपोरेशन को अभी रन कौन करेगा? वो पर्टिकुलर स्पेशल ऑफिसर। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पकड़ हो जाएगी पूरी उस पर। साथ में लिखा क्या गया है कि इस एक्ट के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से एक अप्रोप्रिएट पर्सन को जो है स्पेशल ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट करेगी, और वो तब तक काम करता रहेगा जब तक कि नए एमसीडी के इलेक्शन होकर के फर्स्ट मीटिंग ना हो जाए। तो इसका मतलब 6 महीने तक तो कम से कम वो ऑफिसर काम करेगा, ज़्यादा भी हो सकता है। अदर सिग्निफिकेंट चेंजेस जो लाए जा रहे हैं उसमें ये कि जहां जहां पर भी गवर्नमेंट वर्ड लिखा हुआ था ना, ये 1957 का जो एक्ट था, ठीक है ना, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1957 जो था ये रहा, ठीक है, इसमें जहां जहां पर भी गवर्नमेंट लिखा हुआ था ना, अब उसको रिप्लेस करके सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया है। इसका मतलब अब वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट करती है ना, दिल्ली की जो सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार, उनका से अब बहुत कम हो जाएगा। अब आ जाता है कि दिल्ली गवर्नमेंट को नुकसान क्या है, तो ये चीज़ तो क्लियर ही होगी कि नया जो एक्ट लाया जा रहा है इसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऐड कर दिया गया है। पहले गवर्नमेंट था, अब गवर्नमेंट के हाथ में क्या क्या डिसीजन थे जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकती थी, जैसे कि एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन के प्रोविजन, या फिर जो कॉरपोरेशन है उसको अलग अलग जोन्स में या वार्ड एरियाज में डिवाइड करना, ये भी दिल्ली की गवर्नमेंट किया करती थी। डिलिमिटेशन कि हाँ भाई कितनी पॉपुलेशन के ऊपर एक वार्ड क्रिएट किया जाएगा इलेक्शंस के टाइम पे, वो भी गवर्नमेंट करती थी। सैलरी और अलाउंसेस जो भी इलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनका, वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। इवन कमिश्नर की एब्सेंस में कमिश्नर का काम करना, वो सारी चीज़ें, सुपरिंटेंडेंट्स का काम, मतलब ओवरव्यू करना सारा फंक्शनिंग का, वो सारा कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट देखती थी। अब क्या कर दिया है, गवर्नमेंट को रिमूव करके नाम क्या दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये सारे मैटर्स कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट।
इस तरीके से चेंजेस लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यही मेन पॉइंट थे, मेन तो। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़ हैं, वो भी अब कौन, पहले दिल्ली गवर्नमेंट करती थी, पर अब वही सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। टोल कलेक्शन तक का भी जो प्रोविज़न था वो सारा का सारा किसको दिया हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट को, वो भी कहीं ना कहीं अब चेंज कर दिया जा रहा है। अब जो लोकल बॉडीज़ में डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं ना, वही लोकल टोल टैक्स कलेक्शन करते हैं। अब टोल टैक्स कलेक्शन के लिए आप अपॉइंटमेंट जो भी कर रहे हो वो अब कौन करेगा, क्लियर है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर एक्ट के पास होने के बाद में एमसीडी के जो प्रोविजंस हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, उसमें एक तरीके से पावर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की। आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है कि दिल्ली को जो एक स्टेट की स्टेटस देने की बात होती रहती है ना, तो उसको लेकर के आपको मुद्दे को पूरा डिटेल में देखना है, क्योंकि दिल्ली की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत बार होता रहा है। ठीक है ना, कि भाई दिल्ली जो है वो स्टेट है, जबकि गवर्नमेंट बोलती है, बोले यूटी है, तो वहाँ पर पकड़ किसकी होती है ज़्यादा, सेंट्रल गवर्नमेंट की। इससे संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजंस हैं हमारे, वो भी आप देखोगे अच्छे से। उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग गाइडलाइंस, अलग अलग वर्डिक्ट्स हैं, जिसमें ये कहा था कि भाई दोनों की दोनों पार्टीज़, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली की जो सरकार है, दोनों रिस्ट्रेंट को थोड़ा एक्सरसाइज करें कि कहीं पर भी अपने लिमिट्स को क्रॉस ना करें, स्पेस दें एक दूसरे को। इस तरीके के वर्डिक्ट्स अवेलेबल हैं। तो ये पूरा डिटेल आप देखोगे, है ना, दिल्ली को स्टेटहुड की जो रिक्वायरमेंट है उसको लेकर के क्या इश्यूज़ हैं, क्या स्टैंड है, और अभी करंटली क्या आउटकम हो सकता है। क्योंकि ये एक जो अमेंडमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं उस पॉइंट को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो थोड़ा इसके बारे में आपको वर्कआउट करना है, ढूंढना है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज को टारगेट करने के लिए यूरोपियन यूनियन में एक एक्ट की जो गाइडलाइंस हैं वो फाइनलाइज कर ली गई है, और उस एक्ट का नाम है डिजिटल मार्केट्स एक्ट। इसमें जो गाफा है, गाफा का मतलब गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजोन, ये जो बड़ी डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जिसको आजकल तो फेसबुक को तो मेटा बोल दिया है ना, तो ऐसे में इन कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए कि ये अपनी मनमानी ना करें और जो यूज़र है, कंज्यूमर्स हैं, उनको घाटा ना हो, उनकी वेलफेयर के लिए प्रॉपर कॉम्पिटिटिव मैनर में काम करने के लिए, और कहीं पर भी स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज ना करे, उस तरीके से ये जो डीएमए एक्ट है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा फाइनलाइज किया जा रहा है। ठीक है, कि डिजिटल सेक्टर में फेयरर और कॉम्पिटिटिव मैनर में फंक्शनिंग हो। ठीक है ना। टारगेट क्या है इसमें, सिंपल सी बात है, ये जो डीएमए में ये जो कंपनियां है ना, इनको एड्रेस करते हुए लिखा है गेट कीपर। अब गेट कीपर क्यों, बोले कि ये हर चीज़ में आजकल इन कंपनियों का रोल होने लग गया है। चाहे कोई आप टीवी चैनल शो करना चाहो, चाहे आप कोई सोशल मीडिया सर्विसेज की बात करो, कोई आप गुड्स की परचेजिंग करो, सर्विसेज की परचेजिंग करो, हर चीज़ में इनका रोल होने लग गया। तो इनको गेट कीपर का टैग दे दिया है वहाँ पे। तो इसमें क्या बोला है कि ये जो कानून लाया जा रहा है ना, डिजिटल मार्केट्स एक्ट, इसका अगर वायलेशन ये गेट कीपर्स के द्वारा किया जाता है तो बोला उनका जितना ग्लोबल एनुअल सेल है ना, उसका 10% तक हम पेनलाइज कर देंगे, इसका मतलब चार्ज लगा देंगे, फाइन लगा देंगे। और अगर ज़्यादा गड़बड़ियाँ की तो 20% तक भी पहुँचा देंगे। और अगर ज़्यादा गड़बड़ियाँ की तो ये मान के चलो कि कोई दूसरी और वो जो कंपनियां, कौन सी, ये गाफा कंपनियां जिनको गेट कीपर बोला जा रहा है, इन गेट कीपर्स को कोई दूसरा और काम करने के लिए अलाउ ही नहीं किया जाएगा यूरोप में। इस तरीके के प्रोविज़न किए जा रहे हैं। साथ में ये जो लॉ है ये गेट कीपर बोल रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है कि ये कंपनियां बहुत ज़्यादा कंट्रोल बना चुकी है, तो इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए मेन टारगेट है। एक क्या होता है कि एक जो गेट कीपर कंपनीज हैं ये अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती हैं। जैसे मान लो गूगल की बात करें तो एंड्रॉयड की बात कर लो, एप्पल की बात करो तो iOS इनका प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे में अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम या अपना जो डिवाइस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एप्पल का आईफोन आता है या iMac आता है, तो ऐसे में इनको अपने प्रोडक्ट बनाने पर भी मोनोपोली नहीं रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके रोल तो बहुत सारे हो गए और उन रोल्स में फिर ये रहता है कि ये अपने से रिलेटेड कंपनीज को ज़्यादा एंटरटेन करती हैं। ठीक है ना। जैसे अब अगर एप्पल ने आईफोन प्रोड्यूस किया तो आईफोन में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आईफोन पहले से देता है ना, वो एप्लीकेशंस होती हैं जो एप्पल को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। या तो खुद की प्रोड्यूस की हुई एप्लीकेशंस होती हैं या फिर जो भी ऐप डेवलपर्स हैं उनका कोई ना कोई कोलैबोरेशन होता है। तो इस केस में क्या होता है, एक कॉम्पिटिशन नहीं आता। अब मान लो आज आईफोन किसी ने परचेज कर लिया
तो वो तो बेचारा कोई लेटेस्ट कोई नई डेवलपमेंट आई है, नई कोई एप्लीकेशन आई है, उसके लिए वो तो इंतजार ही करता रहेगा कि यार वो एप्लीकेशन आ जाए तो आईफोन में डाउनलोड कर लूँ, या फिर उसको कुछ ना कुछ पेमेंट करके फिर यूज़ करना पड़ता है, चॉइस बहुत कम हो जाती है ना। तो उस केस में कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रह जाती, तो उस चीज़ को भी टैकल किया जा रहा है। अब देखो बात यह है कि इसमें ये जो गेट कीपर की डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन बहुत ही क्लियर कट लिखी गई है कि वो कंपनियां जिनका एनुअल टर्नओवर कम से कम 7.5 बिलियन यूरो का हो, या फिर यूरो का हो पिछले 3 सालों में, और वो टर्नओवर कहाँ पे होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं वहीं पे, पहला पॉइंट। या फिर ये हो कि उस कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो 75 बिलियन यूरो की हो। तो इन दोनों में से जो भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी ना, तो एक तो वो कंडीशन, दूसरा ये कि कम से कम मंथली एंड यूजर्स की बात करें तो उस पर्टिकुलर कंपनी के पास में कम से कम लगभग आप मान के चलो 45 मिलियन, मतलब 4.5 करोड़ एंड यूजर्स होने चाहिए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये कि उनके पास में एटलीस्ट कम से कम 10,000 से ज़्यादा बिजनेस यूजर्स उनके साथ में कनेक्टेड हो। तो इस तरीके की ये जो क्लासिफिकेशन है, एक तो ये पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट ये हो गया, ये तीनों पॉइंट को जो भी क्वालिफाई करेगी ना, उन कंपनीज को आप गेट कीपर बोल दोगे, और उन पे ये कानून ऐसे कैसे लागू हो जाएंगे। अगर कोई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है जो कि कहीं ना कहीं गेन तो कर रहा है मार्केट को, पर ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है उनके मार्केट में, तो उनको रिलैक्सेशन दिया गया है, उनको छूट दी गई है। अब इन प्लेटफॉर्म में कंट्रोल करने का मेन पर्पस क्या है कि कहीं पर भी ये अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश ना कर दे, नहीं तो फिर बाद में पहले तो मार्केट को कैप्चर करते हैं और फिर जो सोवरेंस है, स्टेट्स हैं, उनको भी चैलेंज कर देते हैं ये। तो इस केस में अब आप देखते हो गूगल ऐप स्टोर है, सॉरी गूगल ऐप स्टोर मतलब प्ले स्टोर देख लो, गूगल ऐप स्टोर, ये ऐप स्टोर देख लो, इसका एप्पल का सर्च इंजन है, नेटवर्किंग साइट है, कितने काम करते हैं ये अकेली कंपनियां। तो ये मोनोपोली बन जाती है ना, तो गड़बड़ हो जाती है। अब देखो डीएमए में और क्या प्रपोजल्स हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि एक तो फ्री हैंड दिया जाएगा यूजर को। जैसे मानो एक कंपनी अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लॉन्च कर रही है, जैसे एप्पल की बात करो आईफोन, तो आईफोन में अब क्या होगा, ये एक्ट पास होने के बाद में कम से कम यहाँ पे यूरोप में जो कानून बन रहा है ना, इसके बाद में यूरोप में जो नए आईफोन्स आएंगे ना, उनमें ना तो सफारी पहले से इंस्टॉल्ड होगा, जो वेब ब्राउजर के लिए ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन जो यूज़ होती है, या फिर जो आई मैसेजिंग या फिर सीरी, जिसमें बोल करके बोलते हैं हे सीरी डू दैट एंड डू दिस समथिंग, तो ये फीचर्स पहले से इंस्टॉल्ड नहीं होंगे। ये फीचर्स अगर यूजर चाहे तो इंस्टॉल कर सकता है, नहीं चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब एकदम ब्लैंक होकर के फ़ोन आएगा, आपको अपनी चॉइस की एप्लीकेशन आप अपने हिसाब से इंस्टॉल करोगे। इससे क्या है कि एक यूज़र को फ्रीडम मिलेगी, और जो स्पेस है, स्टोरेज है, वो भी मिलेगा। और एक क्या है कि जो कंपनी वो फ़ोन प्रोड्यूस कर रही है ना, वो अपनी मनमानी नहीं करवाएगी कि भाई यही एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी, दूसरी करोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या हो गया, यूज़र को एक कहीं ना कहीं एक फेयर मार्केट मिल रहा है। यही चीज़ एंड्रॉयड फ़ोन्स पे भी अप्लाई हो जाएगी कि पहले से जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड आती है वो अब नहीं आएंगी, यूरोप में तो कम से कम। इसके अलावा इंटर ऑपरेबिलिटी, इसका मतलब ये हो गया कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैसेज आप आसानी से कर सकते हो। आई मैसेज से व्हाट्सएप पे मैसेज करना पॉसिबल हो पाएगा, ये प्रोविज़न भी किया जा रहा है, ये जो अभी एक्ट लाया जा रहा है यूरोपियन यूनियन में, ठीक है। यही चीज़ें बताई जा रही है। इसके अलावा अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जाएंगे जिससे कि पर्सनल सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। सॉफ्टवेयर जो है वो एकदम ऐसा ना हो कि यूज़ करने वाले को भी नुकसान ना हो और दूसरा जो डेवलपर है उसको भी नुकसान ना हो। होता क्या है कई बार कि मान लो जैसे एप्पल की बात करें, एप्पल का फ़ोन किसी के पास होता है तो वो ऐप स्टोर पे जाता है और फिर वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके और उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है। पर सवाल ये है कि एक इंडिविजुअल को एप्लीकेशन चाहिए और उसकी जो चॉइस है, मान लो स्क्रीन रिकॉर्डर चाहिए किसी को, अब स्क्रीन रिकॉर्डर के ऐप स्टोर पे जाके सर्च करेगा तो गूगल का जो ऐप स्टोर है वो सजेशन में क्या देगा, टॉप रैंक में खुद के ही सॉफ्टवेयर या खुद की एप्लीकेशंस को रेकमेंड करेगा। तो ये चीज क्या हो गई, जो दूसरे प्लेयर्स हैं जिन्होंने उस ऐप स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन डाल रखी है जो कि सेम फैसिलिटी अवेल कराती है, उन लोगों को आप रैंक में डाउन दिखाओगे तो वो फिर कहां से ज्यादा बिकेंगे, कहां यूजर उनको एक्सरसाइज करेगा। तो ऐसे में जो बायसनेस होती है उसको भी लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। सेम चीज क्या है
एंड्रॉयड पे अप्लाई हो रही है। मैं एग्जांपल बार बार आईफोन का दे रहा हूँ, पर ये चीज़ आप एंड्रॉयड पे भी अप्लाई करते चले जाओ, ठीक है, और बाकी जो कंपनियां उन पे भी अप्लाई करते चले जाओ। आपको पता होगा कि जैसे एपिक गेम्स है, ठीक है, एपिक गेम्स और एप्पल का तो ज़बरदस्त केस चला था। एपिक गेम को वो केस जीत भी गया था, पर वही चीज़ें इंप्लीमेंटेशन में नहीं आया अभी तक भी, कि एप्पल पे दबाव लगाया गया था कि एपिक गेम जो है वो प्रोड्यूस कर देता अपने गेम को और फिर उसके बाद में अपनी एप्लीकेशन को यूज़ करवाने के लिए कुछ पैसे लेता है। अब वो पैसे लेने में एप्पल बीच में क्या करता था कि मान लो कि $4 में वो एप्लीकेशन एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी, तो एप्पल उन 4 में से $3 खुद रख लेगा और $1 दे देगा एपिक गेम को। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, गलत भी हो सकता है एग्जांपल, मेरी ये डेटा जो है। तो ऐसे में ऑब्जेक्शन क्या था एपिक गेम का कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि जबकि हिस्सा हमारा 3 का है, आपका $1 का है। तो ये चीज़ें भी रेगुलेट की जाएगी। इसके आगे बात ये आती है कि ये मैटर क्या करेंगे रूल्स। भाई सीधी सी बात है, यूरोप में देखो पहले से ही जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, जिससे कि यूज़र डेटा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल की राइट टू प्राइवेसी है वो ब्रीच ना हो। दूसरा कि कहीं पर भी ये डिजिटल जाइंट कंपनीज हैं, ये कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट करें तो उनको रेक्टिफाई करना। इसके अलावा आप देख सकते हो कि आने वाले टाइम पे जितना डिजिटाइजेशन प्रमोट हो रहा है, तो यूरोपियन यूनियन ने जो कदम उठाया ना, उसका एक रिपल इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। जैसे इंडिया जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, हमारे यहाँ पर भी आप देखते हो कितना एप्लीकेशन डेवलप की जाती है और उन ऐप डेवलपर्स के द्वारा बार बार एंड्रॉयड की और ऐप स्टोर की जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको क्वेश्चन भी किया जाता है कि भाई हमें इतना बेनिफिट कम क्यों मिलता है जबकि आप इतना बेनिफिट अर्न कर लेते हो, जबकि मेहनत हमने की है आपके ऊपर। तो उस तरीके से साउथ कोरिया में भी इसी तरीके का एक केस आया था, जिसमें साउथ कोरिया में एक कानून पारित कर दिया था एप्पल और गूगल के अगेंस्ट में, दोनों को बैन कर दिया था कि आप किसी भी एप्लीकेशन डेवलपर को दबाव में नहीं लाओगे और जो भी एप्लीकेशन आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे एप्पल की बात करो तो ऐप स्टोर, गूगल की बात करो तो गूगल प्ले स्टोर, बोलो उन एप्लीकेशंस में आप अपने हिसाब से मनमानी रैंकिंग नहीं दोगे। जो रैंकिंग अपने आप आएगी उसमें आपके खुद के प्रोडक्ट को प्रेफरेंस नहीं मिलनी चाहिए। इस तरीके के प्रोविज़न भी किए हुए हैं। और हमारे यहाँ पर भी देखो एप्लीकेशन बनाई जा रही है, बहुत मेहनत करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो उनको भी बेनिफिट मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो एक्ट लाया जा रहा है ना, इसका असर देखो इंटरनेशनली देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, फिर हम फ्रंट पेज पे हैं। फ्रंट पेज पे एक तो न्यूज़ ये है कि बीजिंग से वहाँ के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जिनका नाम है वेंग यी, वो अभी इंडिया के विजिट पे आए हैं और अपने काउंटर पार्ट एस जयशंकर जी से मीटिंग हुई है और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवाल जी, उनसे भी मीटिंग हुई है। तो हमारी तरफ से क्लियर स्टेटमेंट दे दिया कि अगर आप रिश्ता अच्छा चाहते हो ना, तो पहले डिसएंगेज करो। ईस्टर्न लद्दाख में बोले 2 साल से हमारी मिलिट्री सामने सामने खड़ी है, तो आप क्या चाहते हो कि एक तरफ तो मिलिट्री वाला टेंशन कंटिन्यू है बॉर्डर में और दूसरी तरफ हम आपके साथ में एंगेज करें। इसका सिग्नल सीधा सीधा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी दे दिया कि जब वेंग यी विजिट पे थे ना न्यू दिल्ली, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर लखनऊ सीएम आदित्यनाथ का जो ये इनॉग्रल सेरेमनी थी या शपथ ग्रहण समारोह था ना, ऑथ सेरेमनी, उसमें गए हुए थे। यहाँ कह दिया कि भाई ऑलरेडी हम बिजी शेड्यूल में हैं। नहीं, कोई फॉरेन अफेयर मिनिस्टर आए चाइना जैसे कंट्री का, उसको ऐसे इग्नोर किया जाता है। पर वही चीज़ है कि इनका बिहेवियर ही कुछ ऐसा निकल के आ रहा है और हमने भी हमारी तरफ से क्लियर स्टैंड दे दिया कि अगर आप लॉन्ग टर्म चाहते हो ना हमारी रिलेशनशिप अच्छी रहे, तो सबसे पहले ये आप डिसएंगेज करो। ईस्टर्न लद्दाख से आपने जो यूनिलैटरल एक्शन लिया है ना, जिसके चलते टेंशन्स क्रिएट हुई हैं, उनको आप पहले कम करो, फिर बाद में बात करना कि हाँ जी ब्रिक्स में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आएंगे और आपके वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलो आपके लिए अब टास्क है, आप एक तो ब्रिक्स के बारे में और दूसरा आप देखोगे RIC के बारे में। ये 2 ग्रुपिंग है, इनकी UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल गेन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट हम पेज नंबर 6 पे हैं। पेज नंबर 6 पे एक न्यूज़ यहाँ पर है। देखो पिछले साल अगस्त 2021 में GSLV F10 लॉन्च किया गया था और वो हो गया था फेल। तो ऐसे में एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कि ये फेलियर के कारण क्या है। तो पता पड़ा कि वॉल में मालफंक्शन हो गया था, कुछ लीकेजेस हो गए थे और प्रेशर में मतलब कुछ मालफंक्शन हो गया था और प्रेशर बन गया था, जिसकी वजह से GSLV F10 है वो फेल हो गया था। तो इसमें देखो वही माइन्यूट चीज़ें हैं, पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, वो अब आप करोगे, वो है GSLV फॉर UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी डिटेल गेन कर लेना। PSLV GSLV इन पे क्वेश्चंस आते हैं सीधे प्रीलिम्स में,
तो थोड़ा सा आप और डिटेल ले लोगे ना तो बाकी दूसरी एग्जाम्स को भी इजीली डील कर लोगे, कोई हेडेक ही नहीं है। तो जीएसएलवी के बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना, पूरा कंटेंट मिल जाएगा आपको। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट हम आ गए हैं इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे देखो न्यूज़ जो है वो है कि फाइनेंस बिल, अभी देखो जब कभी भी हम बजट की बात करते हैं तो बजट में जो सबसे फाइनल जो स्टेज होती है ना वो फाइनेंस बिल का पारित होना होती है। ठीक है, टोटल 6 स्टेजेस में पारित होता है बजट सेशन में, जो भी बजट का काम होता है 6 सेशन में। और छठा जो पार्ट होता है, 6 सेशन मतलब 6 स्टेप्स होती हैं, 6 डिफरेंट स्टेप्स, उनमें छठी स्टेप फाइनल स्टेप होती है, वो है फाइनेंस बिल। और वो फाइनेंस बिल है वो भी क्लियर हो गया है। और इस बिल में क्या मेंशन किया गया है कि क्रिप्टो करेंसीज में जो भी लेन देन किया जाता है उससे जो भी वेल्थ गेन हो रही है ना, जो भी प्रॉफिट कमाया जा रहा है, एक तो बोला उस पर हम 30% के लगभग टैक्स लगाएंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में लेन देन होगा तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसको करेंसी ना मानते हुए क्रिप्टो करेंसी को हम डिजिटल एसेट के तरीके से अब परसीव करेंगे। ये बात कही एक तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। दूसरी बात ये कि अगर इन डीवीएज में, डीवीएज का मतलब हो गया कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज में अगर कोई लेन देन कर रहा है, किसी को अगर नुकसान हो गया, उस नुकसान के लिए बोला गवर्नमेंट बिल्कुल भी कॉम्पनसेशन नहीं देगी। मतलब एक इंडिविजुअल अपनी खुद की रिस्क पे इनमें पैसा इन्वेस्ट करेगा और जो भी लेन देन करेगा तो उसमें नुकसान हुआ तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली है, गवर्नमेंट तो 30% टैक्स लगाने की हकदार है। ये सीधा सीधा कह दिया गया है। फिर कुछ बातें ऐसी थी कि गवर्नमेंट ने जो है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट लाने के लिए अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर को पिछले फाइनेंस बजट के, पिछले जो फाइनेंशियल ईयर का जो बजट था उसके कंपैरिजन में अराउंड 35.4% तक राइज किया है। इसका मतलब अभी की जो गवर्नमेंट का टारगेट है ना इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, वो है कि लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे किए जाएंगे। इसका मतलब कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इससे क्या होगा कि एक तो रोजगार तो मिलेगा ही जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे कोई काम करेगा, इसके साथ में जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना तो उससे फिर बाद में लॉन्ग टर्म में और भी जॉब क्रिएट हो पाएगी, रेवेन्यू क्रिएट हो पाएगी। तो ये चीज़ इन्होंने बताई। इसके आगे ये बताया जा रहा है कि फाइनेंस बिल 2022 में सेक्शन 115 BBH ये इंट्रोड्यूस किया और इसमें सीधे सी बात थी कि VDA वही वर्चुअल डिजिटल एसेट, उसमें अगर कोई लेन देन किया जाता है तो वो 30% टैक्स की बात कर दी और बाद में क्या कह दिया कि उसमें अगर नुकसान होता है लेन देन में तो वो खुद ही खुद का भुगतो भाई जो इन्वेस्टर है। एक ये बात बोली कि OECD कंट्रीज के द्वारा, OECD के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसमें ये कि कोविड आउटब्रेक के बाद में अभी तक कंट्रीज ने लगभग 32 ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने टैक्स राइज किया है या कोई एडिशनल टैक्स इंपोज किया है। बोला हमने कोई टैक्स इंपोज नहीं किया, ये बात भी बोली गई है। ठीक है, तो बजट के बारे में थोड़ा बेसिक्स है ना वो पूरा पढ़ लेना आप। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया गूगल के पीछे लग गया है और ये कहना है कि गूगल में जब भी कोई सर्च करता है ना और सर्च में फिर गूगल जो है वो एक तो अपने हिसाब से ही सर्च रिकमेंडेशन देता है। पहली तो जो सर्च लिस्ट दिखाता है बोले उसमें गूगल अपनी प्रेफरेंस दिखाता है, मैं कहीं ना कहीं अपनी खुद की चला के देखता है, जबकि एक फ्री हैंड होना चाहिए रिकमेंडेशन में गूगल की एल्गोरिदम, वो रैंडमली अगर बताए। एक तो ये चाही जा रही है बात कि भाई गूगल जो है मनमानी कर रहा है सर्च रिजल्ट्स के तौर पे जो भी आता है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि गूगल पे आप देखते हो जब भी आप गूगल एप्लीकेशन ओपन करते हो और एक होम पेज पे आप जाते हो ना, डिस्कवरी वाले पे क्लिक करते हो तो देखते हो कितनी न्यूज़ आती है नीचे। तो वो न्यूज़ अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स की होती है। ठीक है, उन न्यूज़ चैनल्स का ये कहना है कि लोगों को गूगल वो न्यूज़ दिखा करके क्लिक करवाता है, क्लिक करवा करके गूगल खुद तो पैसे कमा लेता है और बोले हमें जो हिस्सा मिलना चाहिए वो हिस्सा हमें नहीं मिलता। वही बात आ गई फिर से यूरोपियन यूनियन वाली जो चीज़ थी। तो इस तरीके से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना वो गूगल पर अब नजरें गड़ा के बैठ गया है कि जैसे ही कोई गड़बड़ी पकड़ में आई ना तो फिर गूगल को देख लेंगे। ये बात हो गई। आरबीआई के बोर्ड की मीटिंग है, आरबीआई का बोर्ड मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, उनकी मीटिंग होगी अभी जिसमें ये देखा जाएगा कि कोविड के बाद में जो भी डिस्ट्रप्शंस आए हैं, कोविड खुद हो गया या जो अभी इन्फ्लेशन का सिनेरियो चल रहा है यूक्रेन रशिया वॉर के बाद में, तो उसको देखा जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें देखनी थी। बस जी, तो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने देख ली। कुछ बच गया हो तो आप खुद देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।